हमारे वीडियो को देख रहे सुजीत दर्शकों का अभिनंदन और अभिवादन। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल जालौन टाइम्स। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात से परेशान है कि आखिर दलितों ने समाजवादी पार्टी को कैसे वोट दे दिया। उनका ये सोचना सही भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सत्ता जब 2012 में आई थी मायावती को हराकर, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने, अखिलेश का मुख्यमंत्री के चयन होने में काफी देर लग गई थी और उनके शपथ ग्रहण में। इस बीच में भले ही शपथ ग्रहण न हुई हो समाजवादी पार्टी का, लेकिन अधिकारियों को संकेत मिल गया था। तो समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बीच में बड़ा तांडव किया दलितों की बस्तियों में, दलितों के साथ, और उस तांडव को पूरा उनका उस समय का के नेतृत्व का समर्थन प्राप्त था। तो वो पीड़ा अभी तक उनको सालती है। इसके बाद में अखिलेश यादव जब कुर्सी पर बैठ गए तो उस समय वो अपने पिता मुलायम सिंह के पूरी तरह से प्रभाव में थे, और मुलायम सिंह दलितों को जो है सबक सिखाना चाहते थे कि आप मायावती की सरकार आ गई थी तो अब आप अपने आप को फिर बराबरी का कैसा समझने लगे। तो उन्होंने सारे फैसले ऐसे फैसले करने के लिए अखिलेश को बाध्य किया जो दलितों के हितों के खिलाफ थे, जैसे उनको रिवर्ट कर देना जो प्रमोटेड अधिकारी है, इस तरीके के तमाम सारे फैसले थे। तो इससे भी जो दलित समाज में है वो बहुत अच्छा संदेश नहीं रह गया था, बहुत अच्छी भावना समाजवादी पार्टी के लिए नहीं रह गई थी। समाजवादी पार्टी के साथ में वो एक उसने दूरी बना रखी थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी अपनी पार्टी, जिसको वो कहा जाता है कि उनकी अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो कमजोर पड़ गई थी। तो उस समय ये था कि दलितों का एक वर्ग जो ये सोचता था कि हमारा वोट बेकार ना जाए, हमारे वोट से जो चुना जा रहा है हम उसको वोट दें। तो प्रतिद्वंदता में उस समय भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की में प्रतिद्वंदता भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में थी। तो दलितों का वो जो वर्ग जिसको फ्लोटिंग वोटर कहते हैं, वो फ्लोटिंग वोटर ने समाजवादी पार्टी की ओर मुंह करने की बजाय और वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया था। तो आश्वस्त थी भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कि अब तो मायावती की प्रासंगिकता ही लगभग इस चुनाव में समाप्त होती दिखाई दे रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा था ऐसे में दलित वोटर के सामने एक नया रास्ता चुनने की चुनौती होगी, और नए रास्ते में वो समाजवादी पार्टी के साथ में तो जाएंगे नहीं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाएंगे। और अब की बार 2019 से भी ज्यादा, 2022 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा वोट हमको जो है दलितों का इस बार मिलेगा। लेकिन ये उनके आंकड़े फेल हो गए। इसमें एक तो कारण ये रहा कि कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी का संबंध था, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। तो कांग्रेस ने एक दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जो कौड़ी फेंकी है, उसका पूरे देश में असर है और दलितों की एक सेक्शन की वापसी होने लगी कांग्रेस के प्रति। तो इसलिए कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में उसको अपनाना नहीं था। दूसरी ओर अखिलेश ने भी पीडीए का नारा दिया, तो दलित नेतृत्व को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का, उसको वजन देने का काम शुरू किया। और अम्बेडकर वाहिनी तो उन्होंने जो है पहले बनाई ली थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ये तो एक तात्कालिक लड़ाइयां हैं दलित और सवर्ण के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, या ये जो इस तरीके की घटनाएं हो जाती, एक तात्कालिक है ये टकराव, ये तात्कालिक है। लेकिन वर्ण व्यवस्था जब तक रहेगी न तो तब तक तो न तो दलितों का अच्छी तरह से भला हो पाएगा और ना जो है पिछड़े वर्ग का भला हो पाएगा। तो वो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के मामले में दोनों के हित एक जैसे, उसके लिए काम करना चाहिए। और दलित तो उसके लिए शुरू से ही काम कर रहे ज्यादा मजबूती के साथ में। ओबीसी कई बार भटक जाता है, लेकिन अब की बार जब ये लगा कि जब जो है आप इससे लड़ाई नहीं लड़ते और मौका मिलता है राष्ट्रवादी पार्टियों के नाम पे, सवर्ण जो वर्ग सत्ता को जब मौका मिलता है तो हमारे साथ में धोखा होता है। पिछड़ों ने भी देख लिया क्या उनके आरक्षण को पूरा नहीं किया जा रहा है। और अगर जनगणना, जातिगत जनगणना हो जाए तो
उनकी जितनी आंकी जाती है, जिसके आधार पे अभी पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उससे बहुत ज्यादा वो भी उनको विश्वास है कि ओबीसी की संख्या निकलेगी और उसके बाद में वो उसके साथ में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात भी जुड़ जाएगी, तो उनको और ज्यादा फायदा होगा। तो अब की बार वो जो है ओबीसी भी बड़े व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर था ही, और अखिलेश ने उस तरीके से उनका माइंडसेट इस मामले में मजबूत किया और दलितों का भी जो है एक माइंडसेट बदला कि पिछड़े वर्ग अब आपके साथ में कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे और समान हित, बड़े व्यवस्था को बदलने के समान हित के लिए वो कंधे से कंधा मिला के आप काम करेंगे। तो दलित इससे भी आश्वस्त हुए, तो इसलिए भी उनका थोड़ी समाजवादी पार्टी के प्रति जो उनका पहले मनोमालिन्य था उसको दूर करने में अखिलेश के प्रयासों से बड़ी मदद मिली और पिछले वर्ग में और दलितों के बीच में इस बार उन्होंने खाई को पाटने का, काफी हद तक खाई को पाटने के लिए एक तैयार किया, एक भूमिका तैयार कर दी। और इधर ये भी चर्चा कि अवधेश प्रसाद का जीतने का भी एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में गया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं और जिस ढंग से उनको प्रोजेक्ट किया वहां पे लोकसभा में के पहले सत्र में ही उनका महिमा मंडन किया, उससे भी दलितों को बड़ी खुशी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उत्तर प्रदेश में, जब वो केंद्रीय राजनीति में चले गए तो वो शिवपाल सिंह यादव या परिवार के किसी अन्य सदस्य को सौंपने की गलती करने की बजाय वो नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो किसी इंद्रजीत सरोज जैसे किसी धागड़ दलित नेता को सौंपने की का मन बनाए हुए हैं। और इसमें शिवपाल भी सहमत हो गए, शिवपाल का भी सहयोग उनको मिल रहा है, तो फिर उनके ये प्रयास और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो अभी हाल में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, कल ही उनका 2 दिन का दौरा पूरा हुआ है, BL संतोष साहब। तो BL संतोष ने अलग अलग समूहों के साथ में अपनी पार्टी की बात की और उसमें उनकी जो है बातचीत रविवार के दिन अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ और अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ में हुई है। और उन्होंने उनसे ये पूछा कि दलित क्यों नहीं जुड़ पा रहा, बल्कि दलित थोड़ा दूर क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कई कारण बताए और इसमें एक ये भी था कि दलित जो है अगर थानेदार वो दरोगा या वो तहसीलदार बन भी जाए तो उसको जो है तहसील नहीं सौंपी जाती, उसको पोस्टिंग नहीं सौंपी जाती। और ये बात तो शुरू से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खासतौर योगी आदित्यनाथ के बारे में शुरू से ये बात सामने आ रही कि योगी आदित्यनाथ ने वर्ण व्यवस्था का बड़ा मोटा चश्मा चढ़ाया था। उनके मन में ये भरा हुआ है कि नहीं, सक्षमता और स्वच्छ तरीके से काम करने का मादा तो केवल सवर्णों के अंदर है और दलित वास्तव में दलित अनुसूचित जाति की और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो न तो कोई नौकरशाही में दलितों को कोई बड़ा पद उन्होंने दिया, उसको आजमाया, और ना ही वो जो है उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में उनके में बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल रही और उनको जो है उनके उस कद को देखते हुए उस कद के अनुरूप पद देना चाहिए था। हाईकमान को भी हस्तक्षेप करना चाहिए था। केशव मौर्य के साथ साथ में उन्हें मंत्री ब्रजेश पाठक की जगह उन्हें उप मुख्यमंत्री बनवाना चाहिए था, और यदि ब्रजेश पाठक को भी बनाना ही था तो एक तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, वो एक साधारण मंत्री के रूप में, और वो भी महत्वपूर्ण विभाग महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग में देके उनको निपटा दिया गया। असीम मरण जिनकी जब वो अभी पुलिस अधिकारी थे तो उनकी प्रशासनिक क्षमता की वो खुद योगी जी कायल थे, और वो जो है उन्होंने उनके पिता भी श्री राम अरुण भी उत्तर प्रदेश के DGP रहे और बहुत कामयाब पुलिस अफसर माने जाते थे और बहुत ही उनकी प्रोफेशनल ईमानदारी की तारीफ होती थी। तो उनको जहां उनकी प्रशासनिक कुशलता के उपयोग की जरूरत थी वो हनकदार विभाग उनको देना चाहिए था, लेकिन उनके बारे में भी यही सोचा कि नहीं, ये भी कृपा पात्री दया इन पे, वो जो कुछ करते हैं दलितों के साथ या पिछले वर्गों के साथ, पिछले वर्ग के लोगों के साथ, तो वो दृष्टिकोण उन पर हावी रहता है कि इनके साथ में दया की जानी चाहिए, इनके
जो पहले अतीत में होता रहा उतनी उपेक्षा और तिरस्कार न हो, लेकिन दया, वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये भी बराबर के अधिकारी, जबकि दलितों में पिछड़ों में चेतना ये आ गई और ये भी उनकी भ्रामक धारणा है। बहुत सारे बौद्धू मंत्री मुख्यमंत्री सवर्ण समाज में भी हुए और दलित समाज में भी जब अगर मौका मिला तो उन्होंने करके दिखाया। जगजीवन राम को उनकी योग्यता के कारण ही वो नंबर 2 की उनकी हैसियत रही इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में बहुत समय तक, जब तक कि उन्होंने इमरजेंसी के बाद वो छोड़ नहीं दी कांग्रेस में। उस समय थोड़ी सी उनको लगा कि वो जो है इंदिरा गांधी ने उनको भी सताने का काम किया, लेकिन प्रायः तो इंदिरा गांधी ने उनके चेहरे को आगे रखा और उन्होंने रक्षा मंत्रालय जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और अपनी सक्षमता को और अपनी योग्यता को वहां उन्होंने प्रमाणित किया। बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने काम किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अभी भी लोगों, एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि योगी भी कुछ नहीं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, जो मायावती का मामला था। मायावती ने तो अपनी पार्टी तक के लोगों को जेल भेज दिया था। वो चाहे वो पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी हो, चाहे शेखर द्विवेदी औरैया के हों, चाहे रमाकांत यादव तो सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने अपने आवास पे बुला के और पुलिस को सौंप दिया था। तो एक मैसेज चला गया था कि क्राइम अगर करेंगे, अगर लोग अपराध अगर करेंगे तो मायावती किसी को बख्शेगी नहीं। और ये सबके बीच में संदेश था। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे दंगा नहीं हुआ, तो मायावती के समय पे भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, लेकिन कहीं कोई दंगा उन्होंने नहीं दिया था। अब केवल योगी की इस बात में बढ़त है कि वो जिन अपराधियों के संबंध आईएसआई से थे, आईएसआई के मॉड्यूलर के खिलाफ जो है वो जो मॉड्यूलर के रूप में काम कर रहे थे, उनके खिलाफ मायावती वोट बैंक के चक्कर में कठोर नहीं हो पाई थी। लेकिन लेकिन उनको भी उन्होंने उस ढंग से सिर नहीं उठाने दिया कि वो चाहे कुछ करें। उनकी उस संकल्पता को भी उन्होंने अपने समय पे दबा के रखा हुआ था। और अब जो केवल योगी ने है कि उनको दबा दिया। बाकी सनसनीखेज अपराध भले ही ना हो रहे हो, लेकिन योगी के राज्य में पुलिस भ्रष्टाचार तो इसीलिए कर पा रही नहीं, अंधाधुंध ऐसा भ्रष्टाचार तो अभी कभी हुआ ही नहीं है कि अपराध हो रहे हैं, सट्टे के अपराध हो रहे हैं, गरीब जनता उसमें बर्बाद हो रही है, सब जगह पुलिस को पैसा पहुंच रहा है, पुलिस मालामाल हो रही है, जुआ गांव में जुआ खेला जा रहा है। इन अपराधों को रोकने में कोई जो है रुचि नहीं है। और ये देखा जाता है कि अब तो थोड़ा सा राजनी और लूट जैसे अपराध भी बढ़ने लगे हैं। तो न कोई अपराध समीक्षा की मुख्यमंत्री जैसे मायावती बैठक लेती थी समय समय पे, न वो बैठक लेती हैं। और चाहिए तो उनको कि अगर उनको वास्तव में पुलिस को बिल्कुल ठीक करना है, लोगों की बीएल संतोष से लोगों ने ये भी शिकायतें की कि लोग जो है वहाँ लोगों की वो नहीं सुनी जाती। 2 दिन के भ्रमण में उन्होंने कहा अधिकारी उनकी बात ही नहीं करते, पार्टी पदाधिकारियों तक की बात नहीं सुनते। तो उनको योगी जी का पूरा संरक्षण प्राप्त है। नहीं, योगी जी का मैसेज है कि आपका कुछ बाल बांका नहीं होगा। और ये इस चुनाव परिणाम आने के बाद में भी वो अपनी इस जो मानसिकता में, अपनी शैली में परिवर्तन करते नहीं दिखाई दे रहे। तो अगर स्थिति वास्तव में सुधारना कई मामलों में लग रहा है कि योगी शायद कुछ बदलाव करेंगे, तो उन्हें अगर वो पुलिस अफसरों की, थानेदार से लेके और एसपी तक की और ऊपर के अधिकारियों तक की संपत्तियों की भी जांच करा लें और उसमें उदाहरण कुछ नजीर स्थापित करने के लिए कुछ की संपत्तियां जब्त कर लें, तब भी पुलिस में भ्रष्टाचार में 60-70% की, 50% की तो कमी आ जाएगी। तो जनता को राहत मिलेगी, तब अच्छी तरीके से अपराध नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन वो ये करने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये एक बात है। और वहां पे दलित मंत्रियों ने इस बात की भी शिकायत की कि दलित अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों ने बीएल संतोष से भी इस बात की शिकायत की कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सजाती कार्यकर्ताओं को जो है तवज्जो नहीं दी जाती, संगठन के पदाधिकारी भी तवज्जो नहीं दी जाती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति को बढ़ावा देती है उसमें सवर्णों को पैर छुड़ाने का इतना शौक है कि अगर 20 साल का भी सवर्ण बैठा हुआ है तो उसको
एक सुनियोजित ढंग से पहले उसके जात के लोग आएंगे, वो पैर छुएंगे, पर सबको मजबूर किया जाएगा कि उसके पैर छुए। दूसरी तरफ अगर वो 70 और 80 साल का भी दलित समाज का कोई नेता उनका बैठा हुआ है तो कोई पैर छूने नहीं जाएगा। और ये एहसास कराने के लिए कि हम लोग जन्मना श्रेष्ठ हैं और आप जो है जन्मना आप किसी पाप की ईश्वरी दंड की सजा भोग रहे, इसलिए आप सम्मान के योग्य नहीं। तो इससे उनका मनोबल टूटता है तो फिर वो जो है कैसे शिद्दत के साथ आप अपनी पार्टी को बदलने का काम करते। तो ये तो आपको जो है संस्कृति बदलनी पड़ेगी, चाहे दलित समाज का हो चाहे पिछले समाज का हो। एक संस्कृति आपको कायम करनी पड़ेगी कि बुजुर्ग का सम्मान करना। अगर मतलब पैर छूना तो सभी का, सारे किसी भी जात का किसी भी वर्ग का बुजुर्ग हो, उन सारे बुजुर्गों वो सारे बुजुर्ग का पैर छूना है। अगर बैठा हुआ है दलित समाज का, पिछले वर्ग के समाज का, किसी सवर्ण के साथ, तो अगर जो युवक आते वो अगर सवर्ण का के पैर छूते तो उनको ये सिखाया जाए कि वो उनके भी पैर छूए। और ये पैर छूने की संस्कृति आप जो है वो इसको समाप्त कर देंगे। और जब वो सामाजिक आयोजनों में जाते हैं, जैसे शादी व्यवहार वगैरह में, तब भी वो महसूस करते हैं। हमने देखा कि जो बहुत ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वो बनते हैं, बड़े समर्पित लोग बनते हैं सवर्ण समाज में, वो अपने आप अगर भागवत का भंडारा करेंगे तो बताते हैं कि हमने इनको पूरे गांव को न्योता दिया, लेकिन उनको छोड़ दिया है, अनुसूचित जाति के लोगों को छोड़ दिया। तो ऐसे सामाजिक समरसता बन पाएगी, ऐसे सामाजिक चेतना बन पाएगी। और उनके अंदर जो प्रतिभा है, वो जो गुदड़ी के लाल छिपे हुए हैं इन समाजों में, वो इस तरीके की भावना और इस तरीके के व्यवहार से कहीं आगे आ पाएंगे। इसके लिए तो कोई कार्य संघ की तरफ से नहीं हो रहा, केवल मुंह चलाने से नहीं हो सकता। हमने बताया नहीं कि दया भावना तो आपने बढ़ाई है, सहानुभूति की तो भावना आपने बढ़ाई है, लेकिन वो ये चाहते कि नहीं उनके अंदर की बराबरी का है, आप हम पे कृपा नहीं कर रहे। सुग्रीव परंपरा को वो जो है अब दलित मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं है। तो उनके मंत्रियों की भी कोई अहमियत नहीं, मंत्रियों को भी उनके पीछे लगना पड़ता है, जो वहां के उस इलाके के जहां से वो आते हैं, उन जो सवर्ण सफेद पोष है, उनके पीछे रह के काम करना पड़ता है। उनके सामने वो भी दबे छुपे काम करते हैं। और संघ सामाजिक समरसता को वहीं तक सीमित रखता है कि बस क्या बोला लिया, आइए आचाराम जी किसी दलित समाज को आइए, लेकिन इनसे काम नहीं चलता। आपको ये देखना पड़ेगा कि उन्हें भी हमारे लोग उन्हें भी अपने पंगतों में बुला रहे कि नहीं बुला रहे। अगर जिस तरह से सवर्ण समाज का कोई युवक अगर किसी क्षेत्र में आइकॉन बनने में सफल हो जाता तो लिख के डाला जाता है कि नहीं अमुक जाति का और हमें गर्व है, और वो जातिगत संगठन लिख के डालते हो। वो सब भारतीय जनता पार्टी से आईटी सेल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी मानसिकता में भरा हुआ है कि लगातार दोहराओ, लगातार एहसास कराओ कि आप जन्मना निकम्मा है, जन्मना आप प्रतिभाहीन है, और इसलिए ये जो आइकॉन पैदा हुआ है इस पर हम गर्व करके ये बताएं कि हम जन्मना श्रेष्ठ है, हमारी यहाँ सारी प्रतिभाएं पैदा होती है। हमको एहसास कराने का एक समय आ गया था जब लता मंगेशकर जी का वो गाना मुझे याद आ जाता, उस ढंग की संस्कृति को पनवाया गया था कि कोई सिख कोई जाट मरा था, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो वो सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई से भारत के किसी जाति को गौरव नहीं होना चाहिए। ढंग से आप डालें कि पूरे भारतीय समाज को उस पर गौरव है। हमारे भारत का एक जो है उद्यमी, वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला सीईओ हो गया। अगर ऋषि सुनक पिछली बार बन थे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो केवल एक जाति के गौरव करने वाली बात नहीं। अगर महाराणा प्रताप शूरवीर थे तो ये केवल एक जाति के गौरव को प्रदर्शित करने की चीज नहीं है, तो पूरा भारतीय समाज इसमें साझीदार है। इसीलिए तो महाराणा प्रताप के साथ कौन लड़ने के लिए, क्षत्रिय समाज के तो बहुत कम लोग आए थे, तो उनको कुंवल और भीलों ने लड़ाई लड़ी, तो वो भी तो उस सूरवीरता के लिए सराहना के और श्रद्धा के उतने ही योग्य है। तो आप उस कल्चर को क्यों नहीं बढ़ाते जहां जो गर्व करने लायक जो आइकॉन है, उन गर्व का कोई जाति विशेष गर्व ना करे, एक जाति विशेष की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के उदाहरण के रूप में उनको प्रस्तुत करने का सिलसिला टूटे, बल्कि उसको पूरे
देश का, पूरे प्रदेश के गौरव के रूप में, और यदि वो स्थानीय है तो पूरे जिले या वो तहसील के गौरव के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, ताकि एक सही तरीके से एक सामाजिक समरसता पैदा हो। और ये योगी जी के राज्य में ही जब हाल मुख्यमंत्री बने थे तो कासगंज था और कुछ जगह पे और हुआ था, जहाँ दलित समाज के दूल्हे को के लिए ऐलान कर दिया गया था कि वो घोड़े पर चढ़कर नहीं आया पाए। ये कितना अमानवीय ऐलान था कि किसी भी समाज का दूल्हा हो, दूल्हे का एक दिन होता, पूरे समाज को उसको खुशी मनाने के लिए उसके साथ में सहयोग करना चाहिए कि वो जितने जोरों से, वो उस दिन का हीरो है और वो हीरो जैसे आता है तो मतलब उसमें पूरे समाज की भावना, पूरे गांव की भावनाएं जुड़ी होती। लेकिन उन्होंने किया, इसके बाद में जिन लोगों ने ये किया था उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किया गया फोर्स लगा के और उनको ये कर दिया गया कि वो ऐसा न कर पाए। लेकिन जिन्होंने अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम क्या था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और फिर कार्रवाई आप नहीं करते तो संघ के लोगों को वहां पहुंच के उनको समझाना चाहिए था। फोर्स लगाने के पहले, जिस दिन बारात आने वाली थी उसके पहले ही जाके समझाना चाहिए था कि ये तरीका ठीक नहीं है, इससे आपका गौरव नहीं बढ़ रहा है, किसी भी जात का गौरव नहीं बढ़ रहा है, इससे गौरव घट रहा है। लेकिन ऐसा हस्तक्षेप कभी संघ का नहीं दिखाई देता। फिर भी संघ के वर्तमान नेतृत्व से हमारी आशाएं बहुत ज्यादा इसलिए हैं कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो अच्छे सामाजिक न्यायवादी उसकी हिम्मत नहीं कर सकते कि ये जो अन्याय और उत्पीड़न हुआ है हजारों वर्ष तक समाज के एक बड़े वर्ग के साथ में, ये पाप था और इस पाप का प्रायश्चित हमको करना होगा। ये उन संघ प्रमुख की इस भावना के अनुरूप अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कार्य करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि दलित समाज में जो पैठ मजबूत हो रही है, दलित समाज जो समाजवादी पार्टी की और जो भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है, वो जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसका विश्वास फिर अर्जित करने में सफल रहेगा। आज का ये वीडियो जिन हमारे नए दर्शकों को अच्छा लगा हो और उनके मन में ये आया हो कि वो हमारे हर वीडियो को देखें, तो उनसे हमारा प्रार्थना है, निवेदन है, एक तो वो स्वयं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और जो है उसके बाद में अपने ज्यादा मित्रों को ऐसे ही करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही बेल आइकॉन, जो घंटी की आकृति का बटन होता है, उसको दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी उनको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाया करे और वे उस वीडियो को देख सके। और साथ ही आज के वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, इस राय को हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज करना न भूलें। हम उसको बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं, मनन से पढ़ते हैं और उससे वैचारिक खुराक अर्जित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।